Hello, Chams. How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. And this is the time where must have been working very, very hard for your examinations. अब बहुत ही कम टाइम रह गया चांस जोर अच्छे से लगा दे अपने एग्जामिनेशंस के लिए राइट अपना एक एक मिनट अब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सो दैट हम और भी ज़्यादा कनेक्ट हों लोगों के साथ जिनको इसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स कंटिन्यू विद आवर लास्ट वीडियो. सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स किए थे रिगार्डिंग द कैपिटल बजटिंग के फैक्टर्स राइट. अब नेक्स्ट फैक्टर क्या आता है फिफ्थ DSCR रेशो. चैम्प्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. DSCR रेशो होता क्या है? DSCR रेशो एक्चुअली में क्या है? कैश प्रॉफिट अवेलेबल टू रीपे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है कंपनी के पास कितना कैश में प्रॉफिट पड़ा है कि वो जितना उसने प्रिंसिपल लिया हुआ और इंटरेस्ट लिया हुआ वो वापस करे. इन सिंपल टर्म्स जब भी कंपनी कोई लोन लेती है तो उसको जितना उसने लोन लिया है वो प्लस इंटरेस्ट वापस करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने किसी बैंक से 2 लाख का लोन लिया. अब जब भी वो 2 लाख वापस करेगी से फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स के बाद वो वापस करती है तो बैंक सबसे पहले क्या करता है एक उसको चीज़ें बताता है, टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि ये लिखा जाता है कि जब आपने इसको रीपे करना है तो आपको कितना अमाउंट रीपे करना है राइट. तो जब उसने रीपे करना है इस अमाउंट को से फॉर एग्जाम्पल वो 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो 2 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट करके जो उसका इंटरेस्ट बनेगा पर मंथ उसके अकॉर्डिंगली वो उसको वापस करेगा बैंक को, कंपनी. ठीक है. अब DSCR हमें हेल्प क्या करती है? ये हमें हेल्प करती है ये जानने में कि कंपनी क्या इस पोजीशन में है कि वो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी वापस कर दे. प्रिंसिपल क्या है? जो अमाउंट लिया गया है एज अ लोन. इंटरेस्ट क्या है? जो हमने उस अमाउंट के साथ एक्स्ट्रा पे करना है. ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ DSCR रेशो राइट. नाउ DSCR हम कैलकुलेट करते हैं व्हेन कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब ये क्लियर हो गया. DSCR represents the repaying capacity of the company. I hope ये क्लियर है. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? This is calculated with the help of profit after tax. जो हमारा प्रॉफिट निकला टैक्स देने के बाद, ठीक है, वो लेते हैं हम. उसमें प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स. इसको हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारा टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट है प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी टर्म लोन की, इसके साथ इसको डिवाइड कर देते हैं. कुछ भी नहीं करना चाहिए. जो हमारा प्रॉफिट सारा कुछ देने के बाद आया उसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं अपने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के साथ. सारा कुछ देने के बाद मतलब टैक्स देने के बाद, डेप्रिसिएशन देने के बाद और कोई टर्म लोन पे इंटरेस्ट है वो देने के बाद, इन सबको ऐड करके हम डिवाइड कर देते हैं. किसके साथ? दो चीज़ें की तो बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट की, इनके साथ डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नाम से ही पता चल रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट लगाई उसके ऊपर रिटर्न आना. तो अगर कंपनी की ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, याद रखें ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज इट्स EPS. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको पता है अब क्या है. अगर नहीं पता तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में जाएं और वहाँ पे देखें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है राइट. अगर उसका ROI ज़्यादा है वो क्या यूज़ करेगा? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अपना EPS इंक्रीज करने. व्हाट इज EPS? अर्निंग पर शेयर. ठीक है. तो ROI बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए कंपनी की कितनी एबिलिटी है टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ठीक है. कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को यूज करने के लिए, वो हमें ROI बताता है. एक और चीज, जब मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था वहां पे भी हमने ROI कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो तो. ठीक है. नेक्स्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज. ये कैसे? दूसरी कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे हेल्प करता है?
इंडस्ट्री की कुछ नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो जो फर्म्स होती हैं वो सारी फर्म्स मिलके एक इंडस्ट्री बनाती हैं। तो हर इंडस्ट्री के एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। उन रेगुलेशंस को फर्म्स को मानना पड़ता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, इंडस्ट्री नॉर्म्स कैन हेल्प इन प्लानिंग डेट इक्विटी रेशियो। इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स है ना वो भी हमें हेल्प करते हैं अपनी डेट इक्विटी रेशियो प्लान करने के लिए। कैसे? हम देखेंगे अच्छा हमारी इंडस्ट्री का नॉर्म क्या है, आने वाले टाइम में हमें कैसे कैसे फॉलो करना है, हमारी इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहती है, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, अपने डेट एंड इक्विटी की रेशियो को फिक्स कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ बिजनेस रिस्क ऑफ फर्म इज हाई, अगर किसी फर्म का बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा है, उस केस में ही कैन नॉट अफोर्ड फॉर द सेम फाइनेंशियल रिस्क। ऐसी कंपनी फर्म जिसका रिस्क बहुत ज़्यादा है वो उतना ही फाइनेंशियल रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती जितना कि बाकी सारी कंपनीज कर रही हैं, बाकी सारी फर्म्स कर रही हैं, ठीक है। तो केयर मस्ट बी टेकन दैट कंपनी नॉर्म्स आर नॉट फॉलोड ब्लाइंडली। ये जरूर हमने ध्यान रखना है, कंपनी के नॉर्म्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। भाई ब्लाइंडली फॉलो तो आजकल किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए। चैम्स यू ऑल्सो नो दैट डू नॉट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली। आजकल वो सिनारियो नहीं है कि आप चीज़ों को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते जाएं। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा रिपेंट करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। सो ऑलवेज रिमेन ओपन माइंडेड, ठीक है। सेकेंडली, अपनी आईज को ओपन रखें हमेशा, राइट। चीज़ों को अपने आसपास जानने की कोशिश करें, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स की बात करते हैं। तो कैपिटल बजटिंग, सॉरी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, स्टॉक ओनर्स एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी विच इज प्रोपोर्शनेट विद रिस्क दे आर अज्यूमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं जो स्टॉक ओनर्स हैं ऑब्वियसली वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में, वो एक्सपेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, ये हमारा रिस्क की अजम्पशन के प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। उसकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। अब मैं इसको बड़ी सिंपल सी टर्म में बताती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का। जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा रिस्क कितना है। उस रिस्क को देखते हुए इक्विटी की कॉस्ट को रखा जाता है, ठीक है। उसका प्रोपोर्शन देखा जाता है कि कितना का प्रोपोर्शन रखा जा सकता है, कितना प्रोपोर्शन हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक कंपनी का डेट इंक्रीज होता है, ऑब्वियस सी बात है, ये आप सबको पता लग चुका है, जब डेट बढ़ता है तो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाता है। रीज़न मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमें एक फिक्स्ड चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, डूब रही है या प्रॉफिट हो रहा है, कोई मायने नहीं रखता। अगर हमने डेट लिया है तो हमें फिक्स चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो हमें रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज चाहिए दैट में ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। अब जब हमारा फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी भी यही चाहेगी कि मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो भी बढ़े। इसका मतलब यही है। चांस आपने इसमें ये देखा कि हमने की प्रेजेंटेशन कैसे की है। अपनी नोटबुक हमेशा साथ में लेकर बैठे और इन जो भी मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिखे होते हैं उसको लिखें और अपने आप नोटबुक में प्रेजेंटेशन उसकी करें। आई एम अगेन फोकसिंग ऑन द सेम थिंग। अगर चांस आप इस चीज पे नहीं ध्यान देंगे तो आई कैन ऑल्सो से कि आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स में पीछे रह सकते हैं। यू कैन लूज योर मार्क्स। सो अगर आपने दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर जाना है, आपने अपनी कंपटीशन को एक्चुअली में विन करना है, तो आपके इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, राइट। अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आपका जो रिजल्ट्स हैं सैटिस्फैक्टरी ज़रूर आएंगे। दिस इज ऑल्सो आई कैन बेट, ओके। सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।